एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक ये है कि आपको हम बोले थे अर्ध आयु का व्युत्क्रम, जबकि अर्ध आयु नहीं, क्षय नियतांक का व्युत्क्रम होगा। ठीक है, तो उसमें सुधार कैसे करना है वो हम पहले करवा दे रहे हैं, तब आपको ये समझाएंगे। खाली अर्ध आयु हटा के क्या कर दीजिएगा, हाँ, बाकी सब चीज वही रहेगा। कैसे बदलाव कीजिएगा बता रहे हैं। औसत आयु पढ़ाए थे ना, तो औसत आयु किसे कहते हैं, तो आंसर होगा अर्ध आयु के जगह पर क्षय नियतांक के व्युत्क्रम को क्षय नियतांक के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, औसत आयु। सुधार कर लिए, क्षय नियतांक के व्युत्क्रम को औसत आयु कहते हैं। क्या ये हो गया। अब सुनिए कहाँ बदलाव कीजिएगा, सब चीज वही रहेगा, आपको बदलाव कहाँ करना है बताते हैं। इसका संकेत भी बताए थे क्या, क्या, हाँ, सब चीज वही रहेगा। तो बोलिए टॉर्क बराबर हम क्या लिखेंगे, क्षय नियतांक को सूचित करते हैं लैम्डा से, तो लैम्डा के उल्टा 1 बाई लैम्डा, तो जहां 1 बाई टी हाफ था वहां पे क्या हो जाएगा 1 बाई लैम्डा। अब सुनो, टी हाफ के फॉर्मूला बताओ क्या था, तो सीधी सी बात है लैम्डा का ठीक ऐसा ही हो जाएगा 0.693 बाई टी हाफ, बोलो आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस लैम्डा के जगह पर ये वैल्यू आ जाएगा, सब कुछ वही है, खाली सिंबल चेंज हो रहा है। 1 बाई 0. क्या हो जाएगा 693 बाई टी हाफ, बोलो होगा, पलट जाएगा तो क्या आएगा टी हाफ बाई 0.693, भाग देने पर बोलिए क्या आया था 1.28, लैम्डा के जगह पर क्या हो जाएगा टी हाफ, यही हो जाएगा। ये बाबू लोग आप लोग थोड़ा सुधार करिएगा, हमको लिखवाने में मिस्टेक हो गया था। इस पॉइंट कल हम वीडियो देखे तो हमको पता चला यहाँ तो गड़बड़ हो गया है। आए नहीं, मतलब वो चढ़ाया गया नहीं है, वो सुधार करके इतना ही काट के उसमें लगा दिया जाएगा। ठीक है, ये कल जो पढ़ाए थे उसमें आपको नोट कर लेना है, कर लीजिएगा सुधार ना, साइड में कर लीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी कर लीजिए। हो गया, हो गया। हो गया, चलिए सभी बच्चे अब थोड़ा ध्यान दें, बात बिल्कुल बंद। अल्फा कण के देखिए क्वेश्चन हमारा है कि अल्फा बीटा और गामा किरणें क्या है। तो आपको बताए थे कि रेडियो सक्रिय पदार्थ के नाभिक से जब हीलियम नाभिक निकलता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है उसमें से हीलियम नाभिक निकलेगा, तो हीलियम नाभिक निकलेगा तो उसे क्या कहते हैं अल्फा कण। जब पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसे हम क्या कहते हैं बीटा कण। एवं जब अधिक ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग निकलती है तो उसे, तो ये तो डेफिनेशन हो गया कि किसको कहते हैं। अब बारी बारी से एक एक चीज को समझते जाओ। हाँ, गामा किरण कहते हैं। तो अब आपको समझना है कि अल्फा कण के गुण क्या होते हैं। ठीक है, तो अल्फा कण के गुण में सबसे पहले आपको हम बताए थे कि अगर एक्स कोई तत्व है और इसमें से आपका अल्फा कण निकल रहा है, मतलब 4 यूनिट, 2 प्रोटॉन निकल जाएगा और 2 न्यूट्रॉन निकल जाएगा, तब भार कितना कम हो जाएगा 4, और संख्या आपका कितना कम हो जाएगा 2, और साथ में हीलियम नाभिक निकला हुआ है यानी अल्फा कण। तो किसी रेडियो सक्रिय नाभिक से अल्फा कण का उत्सर्जन निम्न प्रकार होता है। बात क्लियर हो गया, ये समझा चुके हैं। दूसरा, अल्फा कण में 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अल्फा कण पर धनात्मक आवेश
+2e मतलब 2 गो इलेक्ट्रॉन के बराबर, अर्थात 16 के 2 गुना करेगा तो 32 होगा, तो 3.2 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है। इसके बाद अल्फा कण का चाल, इसका जो चाल होता है वो कितना होता है, 1.4 गुने 10 के पावर 7 से 2.2 गुने 10 के पावर 7 मीटर प्रति सेकंड के बीच में होता है, माने लाइट से कम होता है, बहुत कम होता है। समझ में आया? वो 8 के रेंज में होता है, ये कितना रेंज में है, 7 के। अच्छा, अल्फा कण विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होता है। जरूर होगा, अल्फा कण पहला बात की गतिशील है, तो गतिशील आवेश जो होते हैं, अल्फा पर कौन सा आवेश रहता है, धन आवेश। अगर ये गतिशील है तब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनाएगा, तो इसके पास चुंबक रखोगे तभी मतलब हिलेगा, मूव करेगा। अगर तुम आवेश रख दोगे, अगर ऋण आवेश रखोगे तो आकर्षित हो जाएगा, तो दोनों क्षेत्र से ये क्या होगा, प्रभावित होगा, विक्षेपित होगा। तो ये बात आपको याद रखना है कि अल्फा कण जो होता है, अगर आप उसके पास ऋण आवेश रख दीजिएगा तो उसी की ओर चला जाएगा, कोनो चुंबक रख दीजिएगा तो उससे भी ये विक्षेपित होगा, मूव करेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको याद रखना है अल्फा कण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में क्या हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। अल्फा कण की भेदन क्षमता बहुत कम होती है, बहुत कम। यहाँ पे बोलने के पीछे कारण है बीटा और गामा से तुलना करना। बीटा और गामा जितना भेदन उसका होता है, क्षमता होता है, उससे कम होता है किसका, अल्फा। अगर अल्फा आपके पास आ रहा है, आपको उससे बचना है। देखिए, भेदन भले ही कम है, लेकिन ये जब आपके शरीर पर पड़ेगा तो जला देगा, जहां पड़ेगा वो जला देगा, झुलसा देगा एकदम, जैसे आग जलाता है ना वैसे झुलसा देगा। तो उससे अगर आपको बचना है तो आपके पास क्या होना चाहिए ऐसा जिससे आप बच सकें, तो आपको याद रखना है, नॉर्मल होना के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन एक एग्जाम्पल लिया गया है कि एल्यूमिनियम की मोटाई 0.1 mm हो, 1 mm भी नहीं, 1 mm का 10वां हिस्सा, मतलब कि 0.1 mm का मिलीमीटर, बहुत ही पतला अगर हमको लेयर हो किसका, एल्यूमिनियम का, 1 mm से भी छोटा पतला हो एकदम, तो उससे भी अल्फा कण को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है, उससे हम बच सकते हैं, ठीक है। आगे दूसरा कोई भी चीज लीजिए ना, एल्यूमिनियम से तगड़ा चीज आप ले लीजिए, एल्यूमिनियम से थोड़ा कमजोर भी लीजिएगा तो तनी सा 1 mm से 1 mm के बराबर ले लीजिए, 2 mm के बराबर ले लीजिए। समझ में आया, एगो ताकत के बारे में बताया गया कि हाँ भाई रोक सकते हैं। दूसरा चीज, अल्फा कण का विराम द्रव्यमान, अल्फा कण अगर रुका हुआ है तो उसका विराम द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का कई गुना होगा, 4 गुना। होना भी चाहिए भाई, होना भी चाहिए, लगभग प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर होता है ना। अब एगो प्रोटॉन नहीं, उसमें 2 गो प्रोटॉन और 2 गो न्यूट्रॉन होता है, तो 4 यूनिट हुआ कि नहीं हुआ। तो इसीलिए अल्फा कण का द्रव्यमान 4 गो प्रोटॉन के बराबर होता है, विराम द्रव्यमान। ऐसा नहीं है कि 4 गो न्यूट्रॉन के बराबर बोलेंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा होता है, अब 4 गो न्यूट्रॉन होगा तो तनी ज्यादा भारी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अल्फा कण जब किसी गैस से गुजरता है, जैसे ऑक्सीजन गैस है जो हम सांस ले रहे हैं, मान लो यहाँ कोई अल्फा कण यहाँ पे बहुत सारा फैल गया, तो अल्फा कण बहुत सारा फैलेगा जाएगा, तो हमारे ऑक्सीजन गैस के बाहर कै गो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, 6 गो पाया जाता है। ये जब जाएगा तो 1-2 गो डैमेज करके निकाल देगा, तो उस पर कौन आवेश आ जाएगा, धन आवेश। धन आवेश आ जाएगा तो हम कहेंगे कि भाई वो आयनीकृत हो गया, अब वो हम ऑक्सीजन ले नहीं सकते हैं, सांस लेंगे तो वो ऑक्सीजन हमारे किसी काम का नहीं है। तो हम ये बोलेंगे कि अल्फा कण जब किसी गैस से गुजरेगा तो वो गैस में उपस्थित जो परमाणु है उनके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है। समझ में आया, यानी कि उसे आयनीकृत कर सकता है। तो आयनीकृत करने की क्षमता इसके पास बहुत ज्यादा है, क्योंकि 4-4 गो कण है ना, एक साथ है 4-4 गो कण एक साथ जा रहा है, तो आयनीकरण की क्षमता इसके पास सबसे ज्यादा होता है। आपसे पूछ दे अल्फा बीटा गामा में सबसे ज्यादा आयनीकरण किसके द्वारा हो सकता है, अल्फा से हो सकता है। यदि अल्फा कण त्वचा पर गिर जाए, हमारे शरीर के त्वचा पर गिर जाएगा, तो क्या कर सकता है, जला सकता है या झुलसा सकता है। दूसरा चीज कि अल्फा कण फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करता है। फोटोग्राफी प्लेट होगा अगर, उस पर अल्फा कण जाएगा, ब्लैक कर देगा, उसको खराब कर देगा, फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित कर देता है, ये हम आपको बताए भी थे, ठीक है। अच्छा, बीटा कण के गुण क्या होते हैं, तो बीटा कण में आपको हम बताए थे कि बीटा कण का अगर उत्सर्जन होगा तो या तो आपका परमाणु संख्या एगो बढ़ जाएगा, नहीं तो परमाणु संख्या एगो क्या होगा, घट जाएगा। तो हम यहाँ पे प्रायः बीटा कण में सबसे ज्यादा जो होता है उसी को लिए हैं, एक इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन। बीटा कण मतलब एक इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन को लेकर के चलते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन जब उत्सर्जित होगा तो उसी को बीटा कण कहा जाता है। तो इसमें परमाणु संख्या एगो क्या होगा, बढ़ जाएगा, लेकिन भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो किसी रेडियो सक्रिय नाभिक से बीटा कण का उत्सर्जन निम्न प्रकार होता है। जेड में एक संख्या क्या होती है,
बढ़ जाती है, एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, और ये आपका है ये आपको बताया था एंटी न्यूट्रिनो। समझ में आया? जो इसके संवेग को क्या करता है, संरक्षित करता है। 2, बीटा कण वास्तव में तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन, तीव्र माने बहुत तेज चलने वाला इलेक्ट्रॉन है, मतलब इन अल्फा कण से भी बहुत तेज जाता है। बीटा कण जितना चाल से चलता है, अगर अल्फा एक साथ कहीं बाई चांस निकल जाए, ऐसा होता तो नहीं है, पर अगर निकला, अगर एक रेडियो एक्टिव पदार्थ से बीटा निकल रहा है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ से क्या है, अल्फा निकल रहा है, अगर बाई चांस एक साथ निकले तो बीटा पहले निकल जाएगा, बहुत तेजी में निकलता है। तो तेजी में निकलेगा तो इसका भेदन क्षमता भी आपका ज्यादा होगा, है ना। तो आपका याद रखना है कि इसका जो है तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन है, जिस पर 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम ऋण आवेश होता है, तथा इनका द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 केजी, मतलब इलेक्ट्रॉन का जितना द्रव्यमान होता है उतना ही, ठीक है। हाँ, जितना आवेश होता है उतना ही। बीटा कणों का वेग देख लो कितना है, लाइट के स्पीड के बराबर में लगभग में है, समझ में आता है, बहुत तेज है, के बराबर होता है। अच्छा, बीटा कण विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इस पर आवेश है, और आवेश गतिशील हो तो विद्युत क्षेत्र भी बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र भी बनाता है, इसलिए विक्षेपित होगा। दूसरा चीज कि इसमें बीटा कण के भी गैस से गुजरता है, तो गैस को क्या करता है, आयनीकृत, लेकिन ये तो बेचारा एक इलेक्ट्रॉन है, ये ज्यादा थोड़ी आयनीकृत करेगा, इसके पास उतना भार नहीं है जो किसी इलेक्ट्रॉन, हाँ निकालेगा लेकिन उतना नहीं जितना अल्फा के पास भार है, समझ में आया। तो इसलिए आपको याद रखना है, बीटा कण जो है ये भी गैस से गुजरता है, तो गैस को आयनीकृत करता है, लेकिन आयनीकरण की क्षमता अल्फा कण से कम होती है, वो भी कितना कम, तो लगभग 100 गुना कम होती है। बीटा अगर अकेले 100 गो कण को निकालता है तो ये के गो निकालेगा, हाँ माने आयनीकृत करता है तो ये वो करेगा, समझ में आया। अच्छा, बीटा कण की भेदन क्षमता, इसका भेदन क्षमता ज्यादा होना चाहिए कि कम? ज्यादा इसलिए होना चाहिए कि इसका चाल ज्यादा होता है, स्पीड ज्यादा है, तो अल्फा कण से अधिक होता है। इसे 1 सीएम मोटी एल्यूमिनियम की चादर से रोका जा सकता है, मतलब 1 सेंटीमीटर मोटा, कम से कम इतना मोटा, समझ में आया। इससे पतला होगा तो एल्यूमिनियम को भी पार कर जाएगा, बात बुझाया। तो 1 सेंटीमीटर मोटा कम से कम एल्यूमिनियम का चादर है तो रोक सकते हैं। बीटा कण को यदि उच्च गलनांक वाले धातु पर, जो गलने में बहुत टाइम लेता हो, कौनो धातु है इसको गलने में बहुत टाइम लग रहा है, तो इस तरह के धातु पर अगर हम बीटा कण को चला दें, तो उसके बाद चलाने के बाद उसमें से जो निकलेगा वो कौन सा किरण होगा, एक्स किरण, माने विद्युत चुंबकीय तरंग निकलेगा। बात समझ में आया, एक्स किरण निकलेगा। बीटा कण, अब आपसे पूछा जाए कि एक्स किरण के उत्सर्जन कैसे कर सकते हैं, तो आप आंसर बोलेंगे, उच्च गलनांक वाले धातु पर अगर हम बीटा कणों का प्रहार कराएंगे तो एक्स किरण का उत्सर्जन होता है। बीटा कण फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित बिल्कुल करेगा, ये भी तो एक कण है, जैसे ही फोटोग्राफी प्लेट पर जाएगा उसको खराब कर देगा, ब्लैक कर देगा। अच्छा, गामा किरण के गुण समझिए। गामा किरण में क्या होता है, गामा किरण एक कौन सा तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, जो फोटोन से बने होते हैं, बताए थे आपको। अच्छा, एवं इनकी ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अर्थात बहुत अधिक होता है, इनका ऊर्जा इतना ना ज्यादा होता है ना। अभी आपको एक चीज दिखाएंगे, एनसीईआरटी एक डाटा बुक में दिखाया है, उस डाटा को आपको पढ़ना है, समझना है और आपको बताना है, ठीक है। देखिए, इसका एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, गामा किरण पर कोई आवेश नहीं होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, ये याद रखेंगे। दूसरी बात कि गामा किरणें विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती, जब आवेश नहीं होगा तब विक्षेपण कहां से होगा। आगे, गामा किरण की चाल निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल के बराबर, यहां तक कि विद्युत चुंबकीय तरंग कोई भी हो उसका चाल कितना होता है, प्रकाश की चाल के बराबर, यानी 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। गामा किरण भी गैस से गुजरती है तो गैसों को आयनीकृत कर देती है, और इसकी भेदन क्षमता बीटा कण से 100 गुनी अधिक होती है। हाँ, लेकिन आयनीकरण सबसे कम करेगा, क्योंकि इसमें कोई कण नहीं है, कोई कण के जैसा है, कौन, फोटोन, समझ में आया। इसलिए आयनीकरण कम करता है सबसे, लेकिन भेदन क्षमता सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे तीव्र यही है। गामा किरण की भेदन क्षमता बीटा कण से 100 गुनी अधिक होती है। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या अच्छा, यहाँ पे देखो एक बात लिखाया है कि गामा किरण भी गैस से गुजरती है, जो गैसों को आयनीकृत कर देता है, लेकिन इसकी क्षमता बीटा कण से 100 गुनी अधिक नहीं, क्या होगा, कम होती है। बात समझ में आया।
इसकी हाँ आयनीकरण क्षमता जो होती है वो 100 गुनी कम होगी। हाँ अल्फा सबसे ज्यादा, उससे कम बीटा और उससे कम गामा, लेकिन भेदन क्षमता क्या होगा, अधिक होगा। आगे समझिए, अल्फा कण और बीटा कण की तुलना में गामा किरण फोटोग्राफी प्लेट को अधिक प्रभावित करता है। बोलो क्लियर हो गया। अगला प्रश्न समझेंगे, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं? तो ध्यान से समझिएगा। नाभिकीय विखंडन क्या होता है? रेडियो सक्रिय जो भारी नाभिक होते हैं जैसे यूरेनियम, ठीक है, भारी नाभिक का हल्के नाभिक में टूटना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। इसको बढ़िया से समझिए, हम बता रहे हैं, देखिए ध्यान से समझना। मान के चलो हमारे पास ये एक नाभिक है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैं। मान लो यूरेनियम है 235 और इसमें कितने प्रोटॉन हैं, 92 है। अब बताओ न्यूट्रॉन कितना होगा? तो 235 में से तुम कितना घटा दो, कितना आएगा, 143। इतना न्यूट्रॉन है। ध्यान से अब सुनना, इतना ज्यादा न्यूट्रॉन है अगर, तो इसका मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बहुत ज्यादा अंतर है और इसकी ऊर्जा स्तर बहुत अधिक है। अब इसकी ऊर्जा स्तर अधिक है तो उस दौरान देखो हमने क्या किया, हमने सोचा कि क्यों ना एक न्यूट्रॉन, जैसे ये जो कण बनाए हैं ये एक प्रकार का न्यूट्रॉन है, छोटा सा कण है। अगर हमारे पास कोई ऐसा मशीन रहता जिसमें से खाली न्यूट्रॉन निकलता, इन न्यूट्रॉन को हम चला देते इस पर, दम तेजी में जाके इसमें चल जाए। अगर इसको, जैसे अगर पानी है, बाल्टी में पानी भरा हुआ है, एगो में ईंटा गिरा दे या एगो ढेला गिरा दे तो पनिया के भीतर चला जाएगा। वो ऐसे ही अगर मैं एक न्यूट्रॉन इसमें इंजेक्ट कर दूं, ये अंदर चला जाए, तो अंदर जाने के बाद पहले ही से यहाँ भीड़ है, 235 आदमी पहले ही से मैं भीड़ लगाया, पूरा कोचाया हुआ है एकदम, समझो एकदम पूरा, कोई भी जगह नहीं है, 235 आदमी है इसमें। अब नहीं समझे, इसमें टोटल कितने हैं, 235, प्रोटॉन 92 गो, 143 गो क्या चीज, न्यूट्रॉन। एगो धाका करने के लिए आ गया, इसमें अंदर घुस गया, तो अब तो सब गोरख एकदम कसेत हो जाएगा, पूरा सब गोरा एकदम हिलने डोलने लगेगा। देखो कंडीशन क्या होगा, अब ये क्या होगा कि सब अलग अलग होना चाहेगा। अलग अलग होने के जैसे आटा के लोइया को तोड़ते हैं, तब बीच में सबसे पहले इस टाइप का पतला टाइप का नहीं हो जाता है, समझ में आया, फिर तोड़ देते हैं। जब तोड़ते हैं तो लोइयावा जोन बा एगो है ने ऐसे अलग हो जाता है, दूगो अलग अलग हो गए। तो ऐसा ही जैसे ही एगो न्यूट्रॉन इसमें जाएगा तो जाने के बाद इसका संतुलन गड़बड़ा जाएगा। अब या तो ये यहाँ से टूट जाएगा या यहाँ से टूट जाएगा, कहीं से भी टूट सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि बीच से ही टूटेगा। जहां से टूट जाए, जहां कमजोर पड़ेगा वहां से टूट जाएगा। और जब टूटेगा तो इस तरह से दूगो नाभिक बनाएगा, और दूगो जो नाभिक बनेगा उसका गारंटी नहीं कि कौन सा नाभिक बनेगा। बात बुझाया? इसी चीज को हम समझाए हैं कि मान लो ये यूरेनियम 235 सही भारी नाभिक है, इसमें हम एक न्यूट्रॉन चला दिए, न्यूट्रॉन अंदर गया, सारा संतुलन गड़बड़ा दिया। लेकिन बताओ अब 235 के जगह पर कितना हो गया, 236 हो गया। अब क्या होगा कि बैलेंस गड़बड़ाएगा, तो एगो टुकड़ा अलग एगो टुकड़ा अलग। हम मान लिए थोड़ा देर के लिए कि एगो जो टुकड़ा लगा हुआ कितना है, 144, एगो कितना है, 89। तब बेरियम एगो बन गया, एगो क्या बन गया, क्रिप्टन, ठीक है। लेकिन अब बताओ 144 और 89 इसको जोड़ के देख लो, टोटल 236 आदमी पूरना चाहिए, तो 144 और 89 जोड़ के देखो कितना, 100, 9 4 13, 133 हो रहा है। अच्छा 200, कितना के गड़बड़ी है? तो जरूरी नहीं है कि पूरा ही जोड़ के होगा, कुछ गोरा बाहरों निकल सकता है। देखा 3 गोरा बाहर निकला है, अब वो 3 को कौन कौन निकला है, न्यूट्रॉन, ये तीनों न्यूट्रॉन बाहर निकला है। और जैसे ही बाहर निकलेगा फिर कौन, अगर यूरेनियम उसको मिल गया सामने रास्ता में, फिर जाकर ओकरो को फोड़ देगा। समझ में आया? ऐसे फोड़ के कुछ और बना देगा या यही बना देगा। बात बुझाया? तो ये देखो 3 गो न्यूट्रॉन बनाए और साथ में क्या बनेगा, गोल गोल इसलिए बना है क्योंकि इसी गोल को न्यूट्रॉन माने थे शुरू में। देखिए समझ में आया? तो ये 3 गो अलग हो गया, इस समझने के लिए बनाए हैं, नहीं तो रिएक्शन ऐसे लिखाएगा, यूरेनियम 235 को एगो न्यूट्रॉन दे दिए, तो क्या बन गया, पहले 236 गो हो गया, फिर फूट गया तो 2 गो हल्का नाभिक बना, एगो बेरियम बना, एगो क्रिप्टन बना।
साथ में 3 गो न्यूट्रॉन भी बाहर निकल सकता है, और जरूर नहीं कि 3 गो निकलेगा, कितना हो निकल सकता है, 4 गो 5 गो जो भी, और साथ में क्या बनेगा, एनर्जी। तो ये जो घटना आप देखें, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन। अब थोड़ा सा देखते हैं कि इसके होने से क्या प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, देखिए वो चीज आपको दिखा रहे हैं, बढ़िया से देखिएगा। यही ना चैप्टर पढ़ रहे थे, आपको इसको पढ़ना है और तब हम आपसे सवाल पूछेंगे, ध्यान से देखना है और पढ़ना है। रुको, तुम जो बोले हो तुम ही से पहले पूछ लेते हैं, देख लो पहले बढ़िया से पढ़ लो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग को आज जानना है। चलिए, ये एनसीईआरटी ने एक डाटा आपके बुक में दिया हुआ है, इस डाटा को आप बढ़िया से देखिए, नाभिकीय विध्वंस को यहां तक आपको पढ़ना है, देख लीजिए, फिर हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। पढ़ लिया सब? अरे कब तक पढ़ हो सर, हो गया? नीटू जी बताइए, खड़ा रखिए। नाभिकीय जब विखंडन होता है तो कितना एनर्जी निकलता है? आपके सामने आंसर है, वाह अलबत देख ले, अभी पढ़ाए हैं कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकलता है, कितना एनर्जी है? हाई 0 नहीं बोलना है, यहाँ देखो ब्रैकेट में क्या बोला है, लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन, इतना एनर्जी निकलता है, समझा? बैठो, इतना एनर्जी जब निकलेगा तो क्या होगा, उसका प्रभाव आपके सामने लिखा हुआ है। पहली बार अमेरिका ने हिरोशिमा पर यह परमाणु बम गिराया था। परमाणु बम मतलब यही यूरेनियम जो है विखंडित हुआ, एगो खाली आप देखिए, इसमें हम आपको बताए हैं कि एक न्यूट्रॉन खाली इस पर चल जाएगा, ये फूटेगा बम की तरह, और जब बम की तरह फूटेगा तो एनर्जी कितना निकलेगा, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक यूरेनियम के वजह से, एक परमाणु की वजह से। सोचो कई परमाणु होंगे, एक न्यूट्रॉन खाली इंजेक्ट कर दिया जाएगा यूरेनियम में तो। और इसके वजह से 6 अगस्त 1945 को क्या हुआ था, देखो सब सामने लिखा हुआ है, युद्ध हो गया था, युद्ध हुआ था, हिरोशिमा पर एक परमाणु बम गिराया गया था। देख लो, टोटल आदमी 3,43,000, इसमें से 66,000 मर गए, और उसमें से 69,000 ये लोग भी नहीं बचा, ये घायल हुए लेकिन बचे नहीं, ये लोग भी मर गए। ये बात समझ में आया? तो ये इसका प्रभाव है, ये आप डाटा पढ़ करके समझ गए होंगे कि क्या क्या हो सकता है इसके वजह से। यूरेनियम ही क्यों, हम आपको पढ़ा चुके हैं कि यूरेनियम के जैसा और भी आपका नाभिक होता है जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, उससे भी तो हो सकता है। बोल, हाँ आतंकवादी बनिए, एक बाद बनाई है, ये हो गया, और ये भी समझ में आ गया। चलिए अब इसके आगे, अब इसमें संलयन भी पढ़ना है, तो इसको आप लोग अब नोट कर लीजिए, आगे की कहानी